जय भीम कारवा के इस लाइव में आपका स्वागत है। जैसे कि मेरा विषय निर्धारित है, बहुजन स्त्री के बारे में बात करेंगे। बहुजन स्त्री यानी वो स्त्री जो कि इस देश की बहुसंख्यक स्त्री है। इस स्त्री में हम बात करेंगे दलित महिलाओं की, हम बात करेंगे ओबीसी महिलाओं की, हम उनके साथ में जोड़ेंगे पसमानदा महिलाओं को, उन सब महिलाओं को जो इस देश की मेजर। मैं देख पा रही हूँ विपिन टाइगर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। फाकिर जी आपका बहुत स्वागत है, जिनको मैं देख पा रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि हम लोगों के, अक्सर मैं सुनती हूँ और फेसबुक पर देखती हूँ बहुत सारे लोग स्टेटस लगाते हैं, बहुत सारे लोग ये खबर भी उठाते हैं, सवाल उठाते हैं कि इस बहुजन स्त्री की भागीदारी जो है इतनी कम क्यों है। तो ये सवाल मुझे खुद पे लगता है, मुझे बहुत बार ये सवाल मेरे ऊपर लगता है कि क्या वाकई में बहुजन स्त्री की सामाजिक भागीदारी जो है वो समाज में इतनी कम है। लेकिन फिर मैं उन उद्देश्यों की और उन वास्तविक घटनाओं की ओर वापस मुड़ती हूँ कि ऐसा अगर लगता है, ऐसा अगर दिखता है तो मैं उससे इनकार नहीं कर सकती हूँ कि ऐसा मेरे सामने नहीं हो रहा है। ये लगने वाले को ऐसा, बिल्कुल मैं उस बात को नकारना भी नहीं चाहती और मैं उस बात को स्वीकार भी नहीं करना चाहती हूँ। तो इस दुविधा में मैं इस बात को बार बार जब सोचती हूँ तो मैं यहाँ तक पहुँचती हूँ कि क्या कारण है कि हमारी महिलाएं जो कि बहुत संख्या में है देश की, जैसे कि हम बहुत जगह पर ये मंच पर बोला भी जाता है कि इतिहास के सबसे बड़े श्रम की चोरी उस दिन पकड़ी जाएगी जिस दिन महिलाओं का श्रम जो है वो गिनती में आएगा, वो सामने आएगा। तो वो कौन सी महिलाएं हैं जिनका श्रम आज तक गिनती में नहीं आया है? वो सारी जो महिलाएं हैं जो घरों में काम कर रही हैं, दफ्तरों में काम कर रही हैं, खेतों में काम कर रही हैं, उनका अगर हम बहुसंख्यक हिस्सा देखें तो वो बहुजन महिलाएं हैं। तो बहुजन महिलाएं जो उनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, मैं पहले समस्याओं पर बात करूंगी, फिर मैं उसके हल पर बात करूंगी। तो समस्याओं पर बात शुरू करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो उनकी समस्या जो शुरू होती है, जहाँ से आदमी का विकास शुरू होता है, वो है शिक्षा। तो जो आदमी शिक्षित नहीं है, हम उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी जो है वो नहीं लाद सकते हैं। हो सकता है वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। जय भीम कारवा टीम जुड़ी है, आपका स्वागत है। और वो जो महिलाएं हैं जिनकी शिक्षा के ऊपर बात करें तो ये जो बहुजन महिलाएं हैं इनके पास शिक्षा के मौके बहुत कम रहते हैं। अब परिवार की शिक्षा का ढांचा कैसे चलता है कि एक, मान लीजिए एक परिवार का एक सदस्य, एक बड़ा सदस्य कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, तो क्या होता है कि उस पैसे को सबसे पहले पितृसत्ता के कारण उसका हिस्सा किसको मिलता है? बेटों को मिलता है। उसमें परिवार में अच्छा खाना पीना बच्चों को मिलेगा और शिक्षा का मौका भी जो है वो पुरुष को मिलता है। हम जैसे अपने आसपास, इसमें मुझे बहुत बोलने की ज़रूरत नहीं है कि जो परिवार की इकोनॉमी जितनी पोर है, मान लीजिए अगर वो मध्यवर्गीय परिवार है तो बोलेंगे कि चलो लड़के को हम लोग जो है वो प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं क्योंकि उनकी नज़र में प्राइवेट स्कूल अच्छा है, तो चलो लड़के को वहाँ पे शिक्षा का मौका देते हैं, लड़की को सरकारी स्कूल भेज देते हैं, या लड़के को किसी टेक्निकल महंगे कोर्स में भेज देते हैं, लड़की को बीएड करा देते हैं। तो ये सारी बातें अन्यास नहीं है, ये सारी बातें इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं, सारी बातें बहुजन परिवार की आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई हैं। और उसके साथ कौन जुड़ जाता है? पितृसत्ता। वो बहुजन औरत को दो गुना नुकसान कर देती है। एक तो वो आर्थिक कारणों से, ठीक है, दूसरे कि परिवार की इनकम का स्रोत जो है वो इतना कम है तो उसमें हिस्सा किसको मिलेगा? पुरुष को मिल जाएगा। हम अपने आसपास बहुत सारे दायरे में ही देखें लोगों को तो क्या देखते हैं कि भाई बहुत पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छे महंगे कोर्स कर रहे हैं, और वहीं बहनें जो हैं वो नहीं पढ़ पा रही हैं। तो ये शिक्षा के मौक़ों की भी बात है कि हमें अपने आसपास जो है बहुत सारी ऐसी ताकतवर जो है बहुजन महिलाएं देखने को नहीं मिलती हैं। ये जो समस्या है ये दूसरे जो वेल सेटल्ड लोग हैं, जिनके पास पारिवारिक संपत्ति है, जिनके पास पारिवारिक आय के स्रोत हैं, तो वो लोग आर्थिक रूप से इतने दृढ़ हैं कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं अपने लड़कों के साथ साथ भी। ये आधुनिकता जो है, आधुनिकता का मौका भी जो है वो विकसित वर्ग के पास ज़्यादा रहता है। जिसका वर्चस्व होता है उसी के पास ही आधुनिकता का ठेका भी रहता है और रूढ़ी का ठेका भी रहता है। और बाकी बहुजन महिलाओं के पास क्या बचता है? नकल करने का अधिकार।
कि अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो उनको उनकी नकल करनी पड़ती है कि कैसे एक विकसित समाज जो है वो अपने आप को किस वे में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे अपने आप को दर्शा रहा है। या अगर वो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको नकल करनी पड़ती है कि गांव के सामंती परिवार कैसे हैं, तो वो उनके आधार पर अपने विचारों को उनको विचारधारा के निर्माण का ही मौका जो है वो नहीं मिलता है। तो ये सारी भी हमारी जो बहुजन महिलाएं हैं उनकी समस्या रहती है। दूसरी बात करते हैं हम सामाजिक दायरे की। अब एक जो स्वर्ण महिला है उसका सामाजिक दायरा विस्तृत हो जाता है, उसके पास भाई हैं, बहनें हैं, पढ़ा लिखा परिवार है, बुआ है, चाचियां हैं, ताई हैं, इवन माताएं उन लोगों की पढ़ी लिखी हैं। तो हम लोगों के पास कौन बच जाता है सामाजिक दायरे में? हमारे जो रिश्तेदार हैं, मान लीजिए कोई बहुजन अगर ऑफिसर भी बन जाता है, कोई व्यक्ति भी, मतलब मान लीजिए पुरुष भी ऑफिसर बन जाता है, लेकिन उसके परिवार में कौन लोग रहेंगे? वही लोग जो घर में छोटे छोटे काम करते हैं। तो ये समस्या एक बहुजन स्त्री के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब वो अपनी दीदी में, अपनी दादी, अपनी नानी या पारिवारिक में देखना शुरू करती है कि कोई मेरी शिक्षा के क्षेत्र में या किसी में मुझे गाइडेंस चाहिए, कोई स्त्री मेरी मदद कर दे, तो उसे अपने आसपास ढूंढने पर ऐसा नहीं मिलता है। दूसरी तरफ पितृसत्ता से भी नुकसान पहुंचता है बहुजन स्त्री को, क्योंकि मान लीजिए बहुजन पुरुष भी है लेकिन वो क्रिकेट खेलने जाएगा, वो सिनेमा हॉल में जाएगा, वो अपने दोस्तों के बीच में बैठेगा, बहुत सारी उसको इतना मौका मिल जाएगा गली में, मोहल्ले में बातचीत करने में कि वो अपना करियर और अपनी बहुत सारी चीज़ें दूसरे के साथ प्लान कर सकता है, उनके साथ बातचीत कर सकता है। लेकिन बहुजन महिलाओं का दायरा क्या बनता है कि अगर वो बेचारी बहुत रूढ़िवादी परिवार से है तो उसको ये बोला जाता है कि नहीं, आप घर से बाहर भी नहीं निकलेंगी, आप अंदर बैठेंगी, आप बातचीत नहीं करेंगी, आप फ़ोन नहीं चला सकते हैं, फ़ोन चलाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो मतलब उसका दायरा इतना सीमित कर दिया जाता है कि उसके पास जो सामाजिक एक जान पहचान और जानने का ज़रिया, जो एक नॉलेज का एक ज़रिया है, वो भी उसके पास नहीं बचता है समाज के रूप में। उसके पास अपना घर जो है उसमें उसकी आइडेंटिटी जो है वो सिमट जाती है, उस दायरे में उसको रहना पड़ता है। फिर आगे बात करते हैं हम, धार्मिक दायरा होता है, लोगों के विकास करने का एक धार्मिक और दार्शनिक दायरा भी होता है। तो ये दायरा भी जैसे हम देखते हैं कि पुरुषों को ज़्यादा मिलता है। जैसे हम मान लीजिए जागरण की ही बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पुरुषों की भागीदारी होती है, रात भर कहीं भी गए अपना जागरण कर रहे हैं, या कहीं भी तीर्थ यात्रा कहीं पर भी जा रहे हैं तो पुरुष आपस में मिलकर इकट्ठे होकर चल पड़ते हैं। तो बहुजन स्त्री जो है उसके लिए भी अपने पारिवारिक जो कार्य क्रियाकलाप हैं, जो बहुत सारी उसके भी अपने धार्मिक अनुष्ठान हैं, अपने क्षेत्र के भी जो उसके कुछ गतिविधियां हैं, तो उनमें भी उसका हिस्सा जो है उसको नहीं मिलता, उसमें भी उसकी हिस्सेदारी जो है वो कम रहती है। और उसमें क्या होता है कि उसमें भी जो है स्वर्ण महिलाएं अपनी एक टोली बना लेती हैं, एक अपनी संगत बना लेती हैं और अपना उसमें वो अपने कार्यक्रम उसमें पूरे करती हैं। मान लीजिए किट्टी भी खेल रही हैं तो उसमें हम देखेंगे कि स्वर्ण महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि समय भी उनके पास ज़्यादा होता है। तो एक अलग थलग कोने पे जो पड़ी रहती है एक स्त्री, तो उसको विकास के मौके इतने कम हैं। फिर अंधविश्वास की हम बात करते हैं, बहुत सारे भाई ये लगाते रहते हैं, देखिए स्त्रियां कोरोना को भगाने के लिए कोरोना माई की पूजा कर रही हैं, ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं। लेकिन इन चीज़ों को हमें बड़ी सहानुभूति से, बड़े प्रेम से देखने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इसमें उनका दोष नहीं है। हम में से कोई भी जो उनकी गलती निकालता है उनको ये जाके नहीं बताता है कि आप ये जो कर रही हैं ये आपकी रूढ़ी है, ये आपका अंधविश्वास है। हम समाज के बीच में जाकर वो काम नहीं करते हैं। और जो पीढ़ी हम लोगों के साथ टेक्निकली जुड़ी रहती है तो अच्छी बात यह है कि वो ऐसे काम नहीं करते हैं। वो लोग अवेयर है, वो चाहे बच्चियां हों तो वो इस बात को समझती हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे पुराने ज़माने की हम बात करते हैं कि चांद को देखा, चांद की पूजा शुरू कर दी कि ये देवता है, सूरज को देखा, सूरज की पूजा शुरू कर दी, ये देवता है। तो एक व्यक्ति, एक महिला जो बहुजन भी है, वो तार्किक भी है, उसके पास भी दिमाग है, वो ठीक है कि उसको उसकी समस्या के हल नहीं मिलते तो वो अपनी समस्या के हल जो है वो खुद तलाश करती है, खुद सोचती है। तो वो अपनी समस्या के हल जो है अतार्किक तरीकों से सोचती है। उसको जैसे उसकी सहेली बताती है, तुम्हारी समस्या के हल जो हैं, तुम्हारी जो मनोवैज्ञानिक समस्या है इसका हल जो तुम्हें ये बाबा जी दे देंगे, ठीक है। जबकि उसकी समस्या जो है वो सोशोलॉजिकल है, उसकी समस्या सामाजिक है, उसकी समस्या मानसिक है, उसकी समस्याओं का सारा कारण जो है वो उसका समाज है जो उसको सब तरफ से दबा रहा है, उसको प्रेस कर रहा है। लेकिन वो क्या करेगी फिर? वो अपनी सहेली के साथ अपनी समस्या के हल ढूंढने जो है बाबा के दरबार में या कहीं भी तांत्रिक के या कहीं भी चली जाती हैं इस ढंग से अपनी, क्योंकि हमने उनको ये हल दिए।
हमने सामाजिक रूप से उनको ये हल दिए हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, और उसी हल को वो फॉलो कर रही हैं। फिर हमें उस इंसान से ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको ज्योतिबा की तरह हाथ से पकड़ कर नहीं लाए हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है। किसी भी व्यक्ति को जो उसको पूर्ण बनाता है, जो उसको विकसित करता है, वो उसका ज्ञान है। ज्ञान के अभाव में, जैसे कि ये प्रयोग कई जगह पे हो चुके हैं, कई जगह पे ऐसे जैसे हम सुनते हैं कि औरंगजेब ने ऐसा प्रयोग कर लिया, या जूड ने ऐसा प्रयोग कर लिया, या फ्राइड ने ऐसा प्रयोग कर लिया। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक और बहुत सारे अन्य लोग भी जो हैं ऐसे प्रयोग कर चुके हैं कि बालकों को गूंगों के बीच में रख दिया, या बच्चों को जो है जंगल के बीच में रख दिया, वो कैसी हरकत करते हैं, कैसा करते हैं। तो किसी मनुष्य का कितना भी दिमाग है, वो कितना भी तेज है, वो अपने आप को अपने परिवेश में ढालने की कोशिश करता है। उस परिवेश में वो अपने परिवेश से शिक्षा ग्रहण करता है, और उसी से हिसाब से जो है अपनी प्रॉब्लम के हल, अपनी समस्या के हल ढूंढता है। तो यही काम हमारी जो बहुजन बहनें हैं वो ये काम करती हैं। उसके बाद में क्या होता है, सिर्फ समस्याओं का अंत यहाँ तक नहीं होता। मैं आज आपके सामने सारी बातें रखना चाहती हूँ। तो क्या होता है कि उनके पास ऊर्जा भी कम होती है। अब ऊर्जा तो हम सब जानते हैं कि ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, और सूर्य से हमें भोजन के माध्यम से मिलती है। तो भोजन में भी क्या जोड़ दिया गया है कि आचार विचार जोड़ दिए गए हैं कि चलो स्त्रियां मांस नहीं खाती, चलो उनके प्रोटीन का स्रोत कम कर दिया, उनके ग्रे मैटर बनने का, उनके न्यूरॉन्स बनने का हमने स्रोत ही रोक दिया। चलो भाई तुम जो है अच्छा प्रोटीन डाइट तुम नहीं ले सकती हो। जबकि हम सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं, बच्चों के मानसिक विकास के लिए जो है वो प्रोटीन कितनी महत्वपूर्ण है, बाकी भी खनिज लवण कितने महत्वपूर्ण है। तो गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, हमारी फूड हैबिट ऐसी है कि उसको हम अज्ञान के कारण ऐसी हैं कि हम जो है खाने के बारे में ही, पोषक तत्वों के बारे में ही हमारे जो परिवार हैं वो परिचित नहीं है। तो उसमें भी जैसे हम एक कहानी बच्चे भी पढ़ते हैं, ये कहानी दोपहर का भोजन। तो सिद्धेश्वरी उसकी मुख्य पात्र है। तो वो क्या करती है कि अपने पति को भी खाना दे देती है, तीनों बच्चों को भी खाना दे देती है, तीनों लड़कों को। तो फिर जो उसके पास बचती है रोटी, वो इसके हिस्से आती है। तो ये समस्या हर बहुजन परिवार की समस्या रह चुकी है। मैं ये नहीं बोलती अब काफ़ी लोग अच्छी नौकरियों में आ गए हैं, काफ़ी डेवलप हो गए हैं, लोगों के पास ज़मीन है, जायदाद है, घर है, खाने पीने को अच्छा है, लेकिन हम सब लोग जो है इस स्थिति से, इस परिस्थिति से निकल कर आए हैं। तो वो कुपोषण का प्रभाव आज भी जो बेचारे गरीब परिवार हैं उनकी स्त्रियों पर कुपोषण का प्रभाव ये पड़ता है कि उनके खाने पीने में ठीक से न्यूट्रिएंट नहीं रहते हैं, तो उनके मानसिक विकास में बाधा पड़ती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के भोजन में विटामिन डी ही कम हो जाता है, तो वो कई सारी मानसिक समस्याओं का शिकार जो है वो हो जाएगा, उसको तनाव रहेगा, उसको ठीक से नींद नहीं आएगी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर, ऐसे बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं जो बहुजन महिलाओं की आम समस्याएं हैं, जिन पर हमें धरातल में जाकर जो है वो काम करना पड़ेगा। और ये भी है कि देखिए, ये मेरी कहने की बात नहीं है, जैसे कि ये तो बड़े बड़े शोध भी लोग करते रहते हैं। तो शोध में भी आता है कि एक स्वर्ण स्त्री से बहुजन स्त्री जो है वो लगभग 40 साल कम जीती है कई बार। तो क्यों कम जीती है, कैसे वो कम जी लेती है? तो ये कम जीने का कारण ये रोज़मर्रा की समस्याएं होती हैं, कड़ी मेहनत होती है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है, खाने पीने की कमी होती है। एक व्यक्ति के जब हम पूर्ण व्यक्तित्व को देखते हैं तो हमें उसको खंड में देखना पड़ता है। हर खंड में उसको कितने विकास के मौके मिले हैं, उसको कितना आगे बढ़ने का मौका मिला है, उसको कैसा भोजन मिला है, उसके परिवार का माहौल कैसा है। हम लोग क्या करते हैं, क्या हम लोग बोलते हैं कि ये नहीं देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने दौड़ना कहाँ से शुरू किया। हम ये देखते हैं कि ये इतने पॉइंट पे पहुँच गया, इतने नंबर पे पहुँच गया। हो सकता है किसी ने 75 से दौड़ना शुरू किया है और 100 तक पहुँचा है, और हो सकता है किसी ने 1 माइल से 0 माइल से दौड़ना शुरू किया है और वो बेचारा 75 तक ही पहुँचा है। तो ये चीज़ें, ये इंडिविजुअल डिफरेंस हमें किसी भी महिला की समाज में भागीदारी की बात करते हुए याद रखनी पड़ती हैं। फिर उनके पास जिम्मेदारी भी अधिक होती है। अब जिम्मेदारी कैसे अधिक होती है कि उनके ऊपर आर्थिक जिम्मेवारी भी होती है, उनके ऊपर परिवार की जिम्मेवारी भी होती है, बच्चे संभालने की जिम्मेवारी भी होती है। हम लोगों के पास आर्थिक संसाधन इतने नहीं होते हैं। मध्यवर्गीय आप अपने आसपास देख लीजिए बहुजन महिलाएं कि उनको हेल्प के नाम पर कुछ नहीं मिलता। कई बार हेल्प जो है वो आर्थिक कारण से नहीं मिल पाती है, और कई बार जातीय कारण से उसको जो है पारिवारिक हेल्प नहीं मिल पाती है।
तो जब उसको कोई भी वर्कर साथ में काम करने के लिए नहीं मिलता है तो उसको कई बार जॉब भी साथ में करनी पड़ती है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, उसको घर में काम भी करना पड़ता है। तो हम लोग तो सोचते हैं कि उसके 8 हाथ हो जाए और सब जगह वो सारे काम भी अकेला संभाल ले। पितृसत्ता के कारण हम उम्मीद करते हैं उससे, हम उसको बड़ा बोलते हैं कि ऑलराउंडर हो जाए, ऑलराउंडर हो जाए, लेकिन हम उसका जो उसके सिर के ऊपर बोझ है उसको कम करने की कोशिश कहीं पर भी नहीं करते हैं। उसके बाद एक और बड़ी चीज़ जो है, एक मानसिक प्रताड़ना जो हम लोग जो है अपनी बहुजन महिलाओं को दे रहे हैं या शायद सभी स्त्रियों को दे रहे हैं, वो है कि हमने थोप दिया है ब्यूटी विद ब्रेन। अबे ये ब्यूटी विद ब्रेन क्या होता है? क्या किसी आदमी के लिए सुंदर होना भी ज़रूरी है और आपके पास दिमाग भी? हम ये नहीं कहते हैं कि ब्रेन विद ब्यूटी, कि चलो हम पहले दिमाग को प्रमुखता देते हैं। हमने सुंदरता को, पूंजीवाद की भी इसमें एक कारण है कि पूंजीवाद जो है उसने महिलाओं को एक सेक्स टोल की तरह रिप्रेजेंट कर दिया है। जगह जगह ब्यूटी कंटेस्ट होते हैं, जगह जगह फैशन शो लगते हैं, तो हमें लगता है कि इससे महिला बहुत मॉडर्न हो गई है, बहुत नई हो गई है, देखिए उसको कितना भाव मिल रहा है, फिल्मों में आ रही है, रैंप वॉक कर रही है। असल विमुख कितना महिला का शोषण है। और अपने रूप रंग के कारण जो हमारा प्राकृतिक है, मैं ये नहीं बोलती बहुजन महिलाएं बहुत सुंदर, जो हम सुंदरता का पैमाना मानते हैं उस पर भी सुंदर होती हैं, लेकिन हम एक अनावश्यक दबाव जो है उन पर बनाकर रखते हैं अपनी बच्चियों पर। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि फेयर एंड लवली इतने सारे क्रीम जो है इतने साल तक इतने लोगों की मनपसंद रहती। कितना हमने उनको मानसिक दबाव में रखा हुआ है कि सुंदर होना जो है उनकी ज़रूरत बना दिया गया, शादी के लिए उनकी प्रायोरिटी बना दिया गया। तो ये रंग भेद तो हमारे यहाँ सदियों से चल रहा है। फिर हम उसको कहते हैं कि चलो तुम सुंदर भी बनो, तुम्हें गाना भी अच्छा चाहिए, तुम्हें नाचना भी आना चाहिए, और तुम्हें अच्छी मदर भी होना चाहिए, तुम्हें अच्छी कुक भी होना चाहिए। मतलब इतनी उम्मीदें उनके ऊपर थोप दी गई हैं कि एक इंसान के लिए। और उसके बाद तुम्हें अच्छा ह्यूमन बींग भी होना चाहिए, तुम्हें मुँह से जुबान नहीं खोलनी चाहिए, तुम्हें किसी को जवाब नहीं देना है, आपको सॉफ्ट स्पोकन भी होना है, आपको पोलाइट भी होना है, आपको एक अच्छी कामकाजी महिला भी होना है, आपको 24 घंटे जो है वो चुस्त भी रहना है, तंदुरुस्त रहना है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो हमने महिलाओं के ऊपर थोप दी है। तो क्या वो महिलाएं जिनको हर तरफ से, उसके बाद में मैं बात करूंगी कि हमारा सामाजिक सिक्योरिटी उनको कितनी है, क्या समाज से सुरक्षा। एक कहावत हम सब सुनते हैं, बोलते हैं गरीब की जोरू सबकी भाभी। मैं यहाँ से सवाल करती हूँ, वो कौन सा गरीब है? हम उस गरीब की जाति क्यों नहीं बोलते? हम क्यों नहीं बताते हैं कौन से गरीब की भाभी? क्योंकि वो इतनी जातियों में 6000 जातियों में वो गरीब है, और उसकी जाति किस किस की भाभी बोले तो वो औरत सबकी भाभी नहीं है। भाभी शब्द को ही देखिए, हमने उसको ह्यूमिलेशन से, हम अच्छे से अच्छे शब्द को ह्यूमिलेशन से, औरतों के प्रताड़ना से जोड़ देते हैं। अब मेरे साथ बहुत साथी जुड़े हैं, सबका स्वागत है। और हम कह देते हैं, फिर उनको अब बोलते हैं हम कि हमारे साथ आके मूवमेंट में जुड़िए। बहुत सारे बच्चियां, यंग बच्चियों को भी जैसे बोल दिया जाता है, तो कई लोग बीच में ऑब्जेक्शन कर देंगे, ना ना ये कैमरे के सामने आ गई, इसकी शादी कैसे होगी, इस चीज़ का कहीं मिसयूज़ तो नहीं कर लिया जाएगा। क्योंकि हमारा समाज कैसा है कि अगर बच्ची का रेप होता है तो उसी को बोल दिया जाता है कि ये कहाँ पे गलत थी। तो इस समाज में जो स्त्री, जिसके परिवार में उसके पुरुष भी आर्थिक रूप से इतने सुदृढ़ नहीं है, इतने मजबूत नहीं है कि मुसीबत की घड़ी में उसका साथ दे सकें, उसकी आसपास की महिलाएं भी मानसिक रूप से इतनी मजबूत नहीं है कि उसको सहारा दे सकें, हम किस उम्मीद पर ये बात कहते हैं कि भाई आओ हमारे साथ जुड़ो? हम तो सीधा एक शब्द, हम भारतीय समाज बड़े आराम से बोलता है सबके लिए ही। औरत घर से बाहर आ रही है तो उसको जो बार बार सुनना पड़ता है, ज्योतिबा और सावित्रीबाई से लेके, सावित्रीबाई पे थूकते थे, गोबर फेंकते थे, तब से ये परंपरा चल रही है, अभी तक गई नहीं है कि जो आदमी बाहर निकल के, जो औरत बाहर निकल के काम कर रही है, अपनी बात बोलना चाह रही है, अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण करना चाह रही है, तो उसके लिए हम सब लोगों ने बड़ा एक आराम से शब्द जो है, हम रंडी बड़े आराम से बोल देते हैं। और ये शब्द जो है उस औरत को सबसे ज़्यादा सुनना पड़ता है जिस औरत के पास ऐसा कोई नहीं है जो किसी का मुंह तोड़ दे जाके, या जो समाज से भी लड़ ले, कानून से भी लड़ ले, और जिसकी सब जगह चलती हो, जिसके भाई भतीजे हर महकमे में हों, उसकी पैरवी कर सकें।
तो ये जो सबसे ज़्यादा समस्याएं किसके पास हैं? एक बहुजन महिला के पास है। और जब हम किसी को इतना दबाएंगे तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उसका मानसिक जो स्वास्थ्य है, उसका जो यहाँ पे इतना बोझ लेकर कोई इंसान चल रहा है, पुरुषों की प्रताड़ना का सामना भी कर रहा है, घर में भी घर वालों से भी लड़ रहा है, उनको बोल रहा है कि मुझे आधुनिक सोच चाहिए अपने घर में, और अपने साथियों का विरोध भी कर रहा है कि नहीं हमें जाति पर बात करनी है या हमें औरतों के बारे में बात करनी है। तो इतनी जो समस्याएं हैं उसके डे टू डे उसके ऊपर जो थोपा जाएगा, तो क्या कोई भी भावुक इंसान जो है उन समस्याओं को बिना सामाजिक मदद के अकेले निपट सकता है? ये हमारे बहुत सारे जो चैलेंज है हमारी बहुजन महिलाओं के पास हैं, और इस पे हमें सभी को सहृदयता से विचार करना पड़ेगा। अगर हम वाकई चाहते हैं कि स्त्रियां जो हैं इसमें बराबर की भागीदारी करें, तो हमें उनको वो माहौल भी देना पड़ेगा, हमें उनको वो सुरक्षा देनी पड़ेगी कि नहीं आप हमारे साथ चलिए, हम आपके मान सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसमें हम ये सब बोलते हुए हम उनकी जो स्त्री मर्द बराबर हो गए हैं, कानून ने कह दिया, हम मान लेते हैं, स्वर्ण स्त्री दलित स्त्री बराबर है, बहुजन स्त्री बराबर है, हम कह देते हैं। लेकिन क्या कहने से हम एक पूरा इंटरसेक्शनैलिटी को क्या हम नकार नहीं देते हैं? कि जिसके शोषण में हम कहते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो इस वर्ण का पुरुष है, दूसरे नंबर पे इस वर्ण का है, तीसरे पे इस पे है, उनकी स्त्री को भी उसमें हिस्सा मिला है। पहले नंबर पे ये हैं, दूसरे पे ये हैं, तीसरे पे ये हैं। उस स्त्री को कैसे हिस्सा मिला है? आप जितनी कहानियां पढ़ते हैं आजकल, प्रेमचंद चर्चा में है, देखिए कि कौन सी वो स्त्री है जो कुएं पे पानी भरने से जिसको स्त्री ही रोक रही है? वो कौन स्त्री? जिसको चूल्हे पे जाने से स्त्री ही रोक रही है? वो कौन स्त्री है जिसको मंदिर में जाने से स्त्री ही रोक रही है? वो कौन स्त्री है जिसको एक स्त्री ही अपनी कहानी में चरित्रहीन लिख रही है? वो कौन सी स्त्री है? वो किस स्त्री, कौन सा स्त्रीवाद है और कौन सी स्त्री है जिसकी बात की जा रही है? वो कौन सी स्त्री है कि जिसमें मंटो जो है उनको नौकरानी की बात करते हैं, ठीक है, कि नौकरानी जो है वो किसी को भी, या बहुत सारी कहानियां ऐसी, आप स्वर्ण लेखकों की ऐसी बहुत सारी कहानियां पढ़ेंगे जिनमें ऐसी स्त्री आती है जो आराम से किसी भी पुरुष के साथ सो जाती है। वो कौन सी स्त्री है? वो आप सब अगर पढ़ते हैं लिटरेचर या हम लोग पढ़ते हैं तो हम सब उस स्त्री से परिचित हैं। जब हम कहते हैं बड़े घर की बेटी की बात करते हैं, वो कौन सी स्त्री है जिसके लिए गाली लिखते हैं? वो कौन सी स्त्री है जो छोटे घर की स्त्री है? वो कौन सी स्त्री है जिसका मनोबल गिराने के लिए हम हर कदम पर कोशिश करते रहते हैं और फिर हम उसको कहते हैं कि आप बराबरी पे नहीं चल पा रहे हैं? वो कौन सी स्त्री है जिसका जो शोषण है वो कई स्तर पर है, मल्टी लेयर्ड है, कि वो समाज भी उसको शोषित कर रहा है, उसको रूढ़ियां भी तंग कर रही हैं, पितृसत्ता के कारण जो उसका पुरुष है वो भी उसको तंग कर रहा है, और इस सब के बावजूद भी वो स्त्री जो है वो मेहनत कर रही हैं। आप नायिकाओं को देखिए, जितनी चरित्रवान नायिकाएं देख लीजिए जिनकी कल्पना गढ़ी जाती है, देवदास से शुरू कीजिए, किसी से आप किसी भी राइटर को आप पढ़िए, वो कौन सी स्त्री है जो पाक है, पवित्र है? वो कौन सी स्त्री की बात करते हैं? वो स्त्री कहाँ गई जो खेत में काम करती है? वो स्त्री कहाँ पे है जो खलिहान में काम करती है? वो स्त्री कहाँ पे है जो भुट्टा बेचती है? वो स्त्री कहाँ पे है जो रेडी लगाती है? वो स्त्री कहाँ पे है जो शौचालय के बाहर 5-5 रुपए इकट्ठे करती है? मैं बोलती हूँ उस स्त्री की कहानियाँ किसके पास हैं? वो स्त्री कहाँ पे है जो गन्ना मिल में काम करने के लिए अपना गर्भाशय निकलवा देती है? वो स्त्री कहाँ रेखांकित हो रही है? उसकी कहानी मुझे कहाँ मिलेगी? मुझे उस स्त्री के बारे में जानना है। मैं वो स्त्री हूँ, मुझे उसी स्त्री की बात करनी है। मैं जानना चाहती हूँ कि उस स्त्री के लिए स्त्रीवाद ने क्या किया है। मैं उस स्त्री के लिए जिस पर भाषण देने के लिए बहुत सारी महिलावादी चली जाती हैं स्टेज पर, लेकिन वो उसको कोई भी एक छुट्टी उसको काम से नहीं देना चाहती हैं अपने किचन में। वो कौन सी स्त्री है? तो जो स्त्री अपने बच्चों को गहने बेचकर पढ़ाने भेजती है, वो कौन सी स्त्री है? वो कौन स्त्री है जो वाकई में मातृसत्ता को बढ़ा रही है इतने सालों में, जो पशु पाल रही है, जो गोबर उठा रही है, खेत में धान लगा रही है? और इस स्त्री में कितने बेशर्म कवि हैं उस स्त्री का सौंदर्य देख रहे हैं, उस स्त्री की मेहनत नहीं देख रहे हैं, उस स्त्री की पिंडलियां देख रहे हैं
उस स्त्री की छाती देख रहे हैं, उस स्त्री का हाथ जो हथौड़े जैसा है, उसकी मेहनत उनको नजर क्यों नहीं आ रही? उसका सौंदर्य कहाँ पे है? वो स्त्री जिसको पेंटर, बड़े बड़े पेंटर जाते हैं, एक गद्दी स्त्री की आप मेमना उठा के आप तस्वीर बना देते हैं, वो स्त्री कहाँ पे है जो अपनी छाती से अपने बच्चे को बांध कर किल्टे में घास उठाए, टनों घास उठाए, सीधी पहाड़ी चढ़ जाती है? वो स्त्री कहाँ पे है जो घास काटती है पूरा दिन खड़ी चढ़ाई पर, जिसपे आप और मैं सीधे चढ़ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे? वो कौन स्त्री है जो उस पहाड़ पे लटक कर घास काटती है? वो कौन स्त्री है जो पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चली जाती है और वहां से अपनी गाय के लिए, अपनी भैंस के लिए पत्ते काटती है? वो कौन स्त्री है? वो स्त्री जो है वो साहित्य से गायब क्यों है? हमेशा जो एक काम वाली स्त्री है वो हमेशा पुरुषों से शोषित स्त्री सामने आती है। मैं उस स्त्री को साहित्य में ढूंढते ढूंढते मुझे 20 साल हो गए। मैं उस औरत को ढूंढती हूँ, मैं उस मजबूत औरत को ढूंढती हूँ जो मेरी माँ में मुझे नजर आती है, मेरी नानी में नजर आती है, मेरी बहुजन समाज की औरतों में मुझे नजर आती है। लेकिन वो स्त्री मुझे लिटरेचर में नहीं मिलती और शायद मिलेगी भी नहीं, क्योंकि जब शेर कहानी लिखेगा ना तो वो शेर की बहादुरी लिखेगा। वो ये बहादुरी नहीं लिखेगा कि कोई हिरण था और उसकी छलांग ऐसी थी कि उसने कई बार अपनी जान को चीते से दौड़कर बचाया है। उसकी कहानी हिरण को खुद ही लिखनी पड़ेगी, उसको लिखना पड़ेगा अपना संघर्ष। और वो स्त्री जिसको पढ़ने का मौका लेट मिला है, जिसको सबसे हाशिए में डाला गया है, वो अपनी बात बोलेगी। और वो जब अपनी बात बोलेगी तो वो अपने संघर्ष के बारे में लिखेगी। और क्यों नहीं है? हम उन स्त्रियों को हमने कहाँ रेखांकित किया है? क्या हमने किसी, आप मुझे सुजेस्ट करेंगे सभी मेरे साथी, ऐसी किताब जो स्त्री के संघर्ष को, बहुजन स्त्री के संघर्ष को रेखांकित करती है, देश भर से जो लिखती है? कहाँ है वो किताब? मेरी वो किताब जो मुझे गरिमा में बनाती है, जो बहुजन स्त्री की गरिमा स्थापित करती है, मैं उस किताब को ढूंढती हूँ। मुझे नहीं पढ़नी वो किताब जो मुझे चरित्रहीन लिखती है, जो लिखती है कि मेरे घर की औरतें घर का काम नहीं करती इसलिए महान है। नहीं, मेरे घर की औरतें काम करती हैं, मेरे घर की औरतें अखबार पढ़ती हैं, मेरे घर की औरतें अपने बच्चों से पढ़ना सीखती हैं। मैं उस घर को बिलोंग करती हूँ, तो मैं उसी स्त्री को अपने साहित्य में, हिंदी साहित्य में सालों से ढूंढ रही हूँ और मैं उसी को ढूंढती हूँ। मैं मजबूत स्त्री को ढूंढती हूँ, मैं उस रीढ़ वाली स्त्री को ढूंढती हूँ जो अपने पुरुष के साथ कंधा मिलाकर दिन रात काम करती है, जो कंधा मिलाकर सिर्फ काम नहीं करती है, पत्थर नहीं तोड़ती है, बिल्डिंग की ऊपरी चोटी पर चढ़ जाती है, अपना कसला लेके बराबर हथौड़ा चला सकती है, खेत में काम करती है और उसके बाद में उस काम को करते हुए भी बाद में अपना बच्चा भी साथ में संभालती है सोते सोते, और घर जाकर उन पुरुषों के लिए खाना भी बनाती है। वो बहुजन स्त्री है और उस बहुजन स्त्री की तलाश मैं करती हूँ। तो बहुत सारी स्त्रियों को मैं जानती हूँ, जिन स्त्रियों को मैं जानती हूँ मैं उन्हीं की बात कर पाऊंगी। मैं ऐसी मतलब जिनको मैं नहीं परिचित हूँ, क्योंकि मैंने भी इस तरफ गौर नहीं किया कि मेरी या सोशल मीडिया के कारण अब थोड़ी बहुत महिलाओं से मैं जुड़ पाई हूँ, लेकिन किताबों के माध्यम से मैं ऐसी महिलाओं से नहीं जुड़ पाई। मुझे उनकी रेखांकन कहीं पर नहीं मिला, मुझे उनके बारे में कुछ पढ़ने को नहीं मिला जिस स्त्री को मैं पढ़ना चाहती थी। मुझे लाइब्रेरी में मिली वर्जीनिया वुल्फ, मुझे लाइब्रेरी में मिली सिमोन डी ब्यूवा। मैं पढ़ना चाहती हूँ मैं खुद को, मैं अपनी समाज की स्त्रियों को पढ़ना चाहती हूँ। और बहुत अच्छी टिप्पणी आई है कि कैसे लिखते हैं महिलाओं को, कि श्रमशील औरतों के बारे में निराला ने क्या लिखा। ये तो मेरा सभी लेखकों से सवाल है, ये मेरा सभी लेखकों से, सभी कवियों से सवाल है कि एक देह के अलावा जो स्त्री होती है वो स्त्री कहाँ पर दर्ज है? वो मजबूत स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी जिसको माँ के रूप में आप सभी दर्ज करते हैं, सभी दादी के रूप में दर्ज करते हैं, नानी के रूप में खुशवंत सिंह दर्ज करते हैं दादी के रूप में। तो वो मैं ऐसी कहानी, ऐसी कविताएं, ऐसा लिटरेचर मैं बहुजन स्त्री के लिए पढ़ना चाहती हूँ। तो जैसे मेरे बहुत सारी स्त्रियां जो हैं टुकड़ा टुकड़ा जीवन कावेरी जी लिखती हैं, बहुजन महिला है, बहुजन लेखिका हैं, लेकिन क्या उनको वो गैलरी मिलती है जो उनकी बायोग्राफी को एक जगह स्थापित कर सके? क्या उनको वो लाइब्रेरियां मिलती हैं कि जहाँ पर वो उनकी बात हो? क्या उनको वो स्टेज मिलता है जहाँ पर उनके बायोग्राफी के ऊपर बात हो? रजनी तिलक जी ने बहुत सारा काम किया, उन्होंने सभी एक
पूरी लिस्ट भी बनाई कविता मतलब लिखने वाली लेखिकाओं की। उन्होंने इस दिशा में काम किया है। ऐसा नहीं कि स्त्रियों ने काम नहीं किया, स्त्रियों ने जितनी उनकी समर्था थी उस अनुसार काम किया है। अनीता भारती दी अभी लिख रही हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, उनको सुनती हूँ मैं। मेरे परिचय में प्रतिमा कुमारी पासवान जी हैं, आम्बेडकर पुरस्कार उनको मिल चुका है। बहुत लड़कियों को, नई उम्र की लड़कियों को बड़ा गाइड कर रही हैं, प्रशिक्षित कर रही हैं, उनको बता रही हैं कि किस तरह से जो है अपनी आर्थिकी का निर्माण करना है, किस तरह से अपनी मानसिक स्थिति का निर्माण करना है। मेरे पास अभी जुड़ी हैं, मेरे साथ देखिए संजू पॉल जी जुड़ी हैं, डॉक्टर हैं। तो ऐसे बहुत सारी बहुजन महिलाओं को मैं जानती हूँ। तो सुशीला टाटवोरे जी हैं, पुष्पा जी हैं, सविता अली जी हैं, डॉक्टर मनीषा बांगर जी हैं यहीं पर फेसबुक पे। बाल विवाह को चुनौती देने वाली मुझे याद आती हैं तो दुर्गा गुडीलू जी याद आती हैं, मुझे याद आती हैं तो पहली संपादक तनुबाई बिजरे याद आती हैं, जिन्होंने सत्यशोधक समाज का 1908 से 1913 तक संपादन किया। और उसके बाद में बेबी ताई काम्बले याद आती हैं। मुझे बेबी हल्दर याद आ जाती हैं कई बार कि सिर्फ प्रेमचंद के बेटे के घर में काम करने वाली एक महिला इतनी जागरूक हो जाती है कि अपनी बायोग्राफी लिख देती है। तो ऐसी ऐसी महिलाएं जो हैं जिन्होंने लिखना शुरू किया है, बहुत सारी है, बहुत सारी। हम लड़ाई की बात में कविता सुनते हैं, हम लोग सब कविता सुनते हैं, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। तो हम लोग झांसी वाली रानी नहीं, हम मर्दाना नहीं लड़ते हैं, हम औरताना लड़ती हैं। बहुजन स्त्री जो है वो औरताना लड़ती है, उसको अपने ढंग से लड़ना आता है। कैसे लड़ना आता है? वो जलकारी बाई होके लड़ती है, वो उदा बाई होके लड़ती है, वो अवंती बाई होके लड़ती है, कोई पासी है, कोई लोधी है, कोई भंगी है, कोई महावीरी देवी है, कोई गुज्जर है, आशा देवी है। वो ऐसी महिलाएं हैं। बहुजन महिलाओं का तो योगदान भुलाया ही नहीं जा सकता है कि सबसे पहले महिलाओं के लिए स्कूल जब शुरू करती हैं सावित्री बाई, तो उनको मतलब बहुजन महिला को कहीं भी इतिहास में पीछे रखा ही नहीं जा सकता है। जब भी बात चलेगी सावित्री बाई से हिंदुस्तान की शिक्षा की बात शुरू होगी, फातिमा शेख उसमें आएंगी। तो ये हमारा आधुनिक दृष्टिकोण है, जिस आधुनिक दृष्टिकोण का निर्वाह ज्योतिबा फुले और सावित्री माई ने किया है। एक पुरुष जब अपनी महिला को साथ लेके चलता है, ये पुरुष के कंधों पर जिम्मेवारी है। क्यों है? क्योंकि जो ज़्यादा विकसित है, अगर स्त्री विकसित हो तो मैं कहूँ कि एक स्त्री को अपने पुरुष को साथ लेकर चलना चाहिए। अगर वो मानसिक रूप से पुरुष से ज़्यादा विकसित है, अगर वो आर्थिक रूप से पुरुष से ज़्यादा विकसित है, तो उसे लेके चलना चाहिए। क्योंकि लेकिन हमारा सामाजिक ढांचा पितृसत्ता के कारण ऐसा है कि उस समाज में पुरुष ज़्यादा विकसित है। तो एक पुरुष को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? उसको अपनी बच्चियों को वो माहौल देना चाहिए, उसको अपनी बेटियों को वो माहौल देना चाहिए कि आओ बेटा पढ़े। इसमें बड़े एक इंटरेस्टिंग, मैं अपना ही वाक्य आपको सुना रही हूँ कि एक बच्चे को मैंने पूछा, उसकी शादी हुई, मैंने पूछा बेटा आपकी पत्नी कितना पढ़ी है? वो लड़का खुद ठीक ठाक पढ़ा था। मैंने बोला आपकी पत्नी कितनी पढ़ी है? आपने तो एमए कर लिया। तो बोल रहा है कि मैम ये मैट्रिक है। मैंने पूछा इसको आप पढ़ाएंगे नहीं? तो बोले पढ़ लिख जाएगी तो मेरी बात मानेगी। तो ये हमारा महिलाओं के प्रति, हमारे समाज के लोगों का भी, बहुत सारे लोगों का ऐसा दृष्टिकोण है। तो पितृसत्ता जो है वो जब मिल जाती है बहुजन महिलाओं के शोषण के साथ, तो वो उनको दोहरा नुकसान करती है, जबकि हमारी संस्कृति नहीं है। ये मैं बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ बोलना चाहती हूँ। पितृसत्ता जो है हमारे समाज की देन नहीं है, ना हमारे समाज की सती प्रथा देन है, ना हमारे समाज की बच्चों को, लड़कियों को मार देना देन है, क्योंकि दहेज देने लायक पैसे ही नहीं होते थे। जिन लोगों के पास ज़मीन ही नहीं है, क्या दहेज देंगे और क्या दहेज लेंगे? उनमें विवाह बड़ी सहमति से, और कई तो ऐसी प्रथाएं हमारे दूर प्रदेश में, अंचल में ऐसी हैं कि जिनके माध्यम से हम इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि कैसी विवाह प्रथाएं जो थी, या अपनी मर्जी से अपने साथी चुनने की प्रथाएं जो थी यहाँ पर प्रचलित थी। तो ऐसी प्रथाएं प्रचलित होने का अर्थ ही है कि हमारा समाज एक खुला हुआ समाज है। जो समाज खेतों में साथ काम कर रहे हैं स्त्री पुरुष, वो समाज घुटा हुआ समाज हो ही नहीं सकता है। वो साथ में गाने रच रहे हैं, साथ में उस मौलिक रचनाएं कर रहे हैं, गाने रचना, संगीत रचना, साथ में गाना, साथ में बजाना, ये सारे काम जब बहुजन समाज के साथ में चल रहे हैं। हमारे पुरुष दशरथ मांझी होते हैं, वो अपनी महिलाओं के लिए पहाड़ काट देते हैं,
अगर वो ऐसा जुल्म भी करते हैं, मान लीजिए कि अगर उनको जुल्म का सामना करना पड़ता है, तो कुछ साल पहले तक उनके ऊपर इतनी रूढ़ियाँ नहीं थोपी गई थी कि वो उस पुरुष के साथ रहने के लिए मजबूर हैं। आधुनिक दृष्टिकोण रहता है उन समाजों का जो श्रमिक समाज होते हैं, जो कृषक समाज होते हैं, उनका जीवन के प्रति जो फलसफा है वो बड़ा नया रहता है, आधुनिक रहता है। आधुनिकता काम करने से आती है। जो व्यक्ति जितना श्रम करता है वो उतना ही आधुनिक होता है, वो उतना ही वैज्ञानिक चेतना से लैस होता है, क्योंकि काम करना जो है, श्रम करना जो है, तकनीक जो है वो आधुनिकता मांगती है। वो पुरातन के साथ सामंजस्य बिठा के उसका काम नहीं होता है। जैसे जैसे उसमें चुनौतियां आती हैं वैसे वैसे उसको उन चुनौतियों के सामने के लिए अपने दिमाग को तेज करना पड़ता है। वो समाज जो सृजक समाज होता है, जो श्रमशील समाज होता है, वही आग की खोज करता है, वही खेतों में। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रही थी एक अमेरिकन शोध साइट पर कि स्त्रियों ने खेती की खोज की। तो वो स्त्रियां कौन हैं? वो स्त्रियां बहुजन महिलाएं हैं, क्योंकि वही काम करती हैं भाई। जो खेतों में काम करता है वही खोज करेगा। उसी को पता होगा कि कौन सा पक्षी जो है खेत को कब नुकसान पहुंचाता है। उसी को पता होगा बीज कितनी मिट्टी में जाएगा। उसी को पता होगा कौन सी खाद लगेगी। उसी को पता होगा कि पशु ब्याने का मौसम कब है। उसी को पता होगा वृक्ष के पत्ते कब हरे होते हैं। असली बॉटनी, असली जूलॉजी, दुनिया का असली जो व्यवहारिक ज्ञान है उस व्यक्ति के पास होगा जो श्रमशील है, जो काम करता है। जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए रूढ़ियों से आज़ाद होना बहुत ज़रूरी होता है। और रूढ़ी से कौन आज़ाद होगा? जो तकनीक के साथ जुड़ा है, जो नए के साथ जुड़ा है। और नए के साथ वो व्यक्ति जुड़ेगा जो काम करेगा। विज्ञान के साथ वो व्यक्ति जुड़ेगा जो काम करेगा। तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अलग अलग भाषा में लेखन कर रही हैं। अब बहुजन महिला को जब राजनीति में मौका मिलता है तो देखिए भगवतिया देवी हो जाती है, एमपी बन जाती है। जूते सिलते सिलते महिला को जब मौका मिलता है तो वो एमपी बन जाती है। उसमें इतनी काबिलियत है, वो अपने काम को संभाल लेती है। वो राबड़ी देवी की तरह एक प्रदेश संभाल लेती है जब उसको मौका मिलता है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए भाई भतीजावाद, हम कई बार बोल देते हैं। भाई भतीजावाद हर जगह है, और सबसे कम वो बहुजन स्त्री के हिस्से में आता है, क्योंकि उसके परिवार में काम करने वाले कौन रहते हैं? श्रमिक वर्ग रहता है उसके पास काम करने के लिए, मजदूर वर्ग रहता है उसके पास काम करने के लिए, खेतों में काम करने वाले लोग रहते हैं। तो ये उसकी जान पहचान होती है, और इस जान पहचान के हिसाब से ही वो अपने काम करती है। ऐसी बातें बहुत सारी हैं मेरे पास। तो राज्यसभा की डिप्टी स्पीकर रही हैं, देखिए पसमानदा कहकशां परवीन। तो ऐसे बहुत सारे नाम, लेकिन उनको हमने एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया। ये कमी नहीं है कि लिखा नहीं, लिखेगा कौन? सबसे पहली बात कि उसको दर्ज कौन करेगा? मेरी कहानी को मेरी गैलरी में मैं दर्ज करूंगी। कैसी भी पेंटिंग है वो एक गैलरी के हिसाब से होती। अब कोई भी लड़की मिस इंडिया बन जाती है फेमिना उसके रैंप पे चल के, तो हम बोलते हैं कि ये सुंदर लड़की। ये उसकी सुंदरता है। जो मापदंड हैं सामाजिक रूप से, उन्हीं की बात कर रही हूँ, जो रीतिकाल से चले आ रहे हैं। उसके कारण भी हमारी जो बहुजन महिलाएं हैं उनके आत्मबल को, उनकी मनोस्थिति को बहुत तोड़ा जाता है। अलग अलग पैमाने पर इतनी जगह पर उनको तोड़ा जाता है, और फिर उनको कहा जाता है कि आप बढ़ नहीं रहे हैं। इतने पास्कल उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया गया है। जितना हम पर वायु दाब नहीं है, उससे ज़्यादा सामाजिक दाब जो है एक बहुजन महिला के ऊपर होता है। उससे ज़्यादा दाब वो झेलती है। तो बहुत सारी आत्मकथाएं लिखती हैं महिलाएं। तो आत्मकथाएं और कहानियां लिखती हैं। समकालीन भारतीय दलित महिलाओं में इनका लेखा जोखा है सबका। और अब चलिए, हमने समस्याओं की बात कर ली, हमने मजबूती की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि इसका हल क्या है, क्योंकि कोई भी हमारे सामने समस्या है तो उसको हमें कंक्लूड करते हुए उसके हल पे आना होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, सबसे पहली बात है कि गैलरी पेंटिंग को बनाती है। हम लोगों के पास, मैंने देखा है हमारे बहुजन जो पुरुष लेखक ही हैं, उनको अपने स्थापित करनी पड़ती है अपने लिए गैलरी। रेणु को स्थापित करना पड़ता है। उसको लेखक नहीं माना जाता है जब तक वो अपने लिए गैलरी स्थापित नहीं करता है। यादव जी को लेखक नहीं माना जाता है जब तक वो अपने लिए गैलरी स्थापित नहीं करते हैं।
हम लोगों को 10 गुना ज़्यादा अपनी एबिलिटी को साबित करना पड़ता है गैलरी ना होने की कमी से। हेजोमनी के कारण हम लोगों को जितना कम मिलता है उसमें हमें खुद को बताना पड़ता है। हमें अपने लिए जो है वो संसाधन खोजने पड़ते हैं। जैसे देखिए कितने कि ये दुसाद सर जुड़े हैं अभी, तो डाइवर्सिटी प्रकाशन से हैं, तो देखिए ये जानते हैं कि इनका कितना संघर्ष है, कितना जीवन में इन्होंने संघर्ष किया है। किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी हेजोमनी, जिसका वर्चस्व है, उसको इतना सामना नहीं करना पड़ता है मुसीबत का। उसको जगह मिलती है, उसको फिल्मों में जगह मिलती है, उसको लेखन में प्रमुखता मिलती है, उसके दोस्त होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं। हम लोगों के पास अपनी काबिलियत होती है और उसी के दम पर हम लोग जो है वो संसार के सामने अपनी अभिव्यक्ति रखते हैं। हम लोगों को 10 गुना मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और अगर स्त्री है तो उसको 15 गुना ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि उसको लड़ना पड़ता है समाज से, उसको रूढ़ी का घर में सामना करना पड़ता है, उसको पढ़ने के लिए माता पिता से संघर्ष करना पड़ता है, उसको समाज से लड़ना पड़ता है, उसको अपनों का भी सहयोग नहीं मिलता, अपने परिवार से भी सहयोग कई बार नहीं मिलता है कुछ महिलाओं को। तो ऐसे नहीं तो मिलता, देखिए क्या है कि ज्योति पासवान अपने पिता को कैसे लेके आ जाती है। सोचिए, पीटी उषा कितना दौड़ के आ जाती है, कितना नाम बना लेती है। उनको मौका मिलता है तो वो क्या नहीं करती हैं, कहाँ पे अपने आप को जो है वो प्रूव करने से नहीं रहती हैं, कहाँ अपने आप को वो कम साबित करती हैं। वो तो इतनी जागरूक हैं कि उनके पुरुष दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उनको पीटने पहुंच जाती हैं। असली स्त्रीवाद ये है कि उनको वो उनकी कमियों से रोक पाती हैं, बराबरी पे तर्क कर पाती हैं। वो समझौता नहीं करती हैं अपने परिवारों में कि आपकी पावर में, आपके पैसे में हमें हिस्सा चाहिए। बराबरी की लड़ाई करती हैं, गाली भी देती हैं। तो ये जो आधुनिकता हम बोलते हैं, जो स्त्रीवाद हम बोलते हैं, वो असल में है तो बहुजन परिवारों के पास है, जहाँ बेटियों को बोलने की इजाज़त है, जहाँ बहुओं को अपना पक्ष रखने की इजाज़त है, जहाँ उनको घूंघट में कैद नहीं किया गया है, जहाँ वो बराबर काम करती है, खेत में काम करेगी, घर में काम करेगी, और हर जगह जो है बराबर अपने आप को साबित करती है, अपनी योग्यता को बताती है। तो हम लोगों के कुछ मैंने उपाय सोचे हैं, हम सभी इनका विस्तार कर सकते हैं। इन उपायों का समय कम है तो मैं ये उपाय डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे हमें उन अलग अलग महिलाओं को, जो अलग अलग क्षेत्रवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, भाषा एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं जिस एरिया में हूँ, मैं जिस क्षेत्र में हूँ, तो उसमें मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो उसको मैदानी इलाकों तक पहुँचने में आराम से 10-12 साल, अब तो खैर माध्यम बढ़ गए हैं कि फेसबुक हो गया है या ब्लॉग हैं या और कई माध्यम है कि विश्व, आपके अंदर अगर काबिलियत है तो आप विश्व भर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अब वो समस्या जो है वो थोड़ी कम हो गई है, इतनी नहीं रही है। माध्यम के प्रचार के कारण जो है वो पावर में सबकी हिस्सेदारी हो गई है, एक जो वर्चस्व है वो खत्म हो रहा है। मैं तो कई बार देखती हूँ कि टिकटॉक पर भी देखती हूँ कि कितने हमारी बहुजन जो महिलाएं हैं, कितना उनके अंदर वो रूप, गुण, गाना, हर तरह की कला लेके वो सामने आ रही हैं। कितनी सारी जो है यूट्यूब चैनल पे आ रही हैं, कितना कुछ बनाना सिखा रही हैं, जिन प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्रतिभाओं को नेपोटिज्म हम जिसको बोलते हैं, जिसको मैं भाई भतीजावाद बोलूँगी, और जो जातिवाद पर टिका हुआ है, उसके कारण कितने कम मौके हम लोगों के पास थे, लेकिन वो मौकों का विस्तार हुआ है। आज मैं फेसबुक पर ये बात बोल पा रही हूँ, आज मैं एक मंच पर ये बात बोल पा रही हूँ। क्या ये बातें मैं किसी और गैलरी में बोल सकती थी? क्या इन बातों को मैं, अपनी समस्याओं को कहीं और इतने खुलेपन से रख सकती थी? तो ये मेरी समस्या सभी बहुजन महिलाओं की समस्या है कि वो अपने बारे में बोले कहाँ पर, उनको रेखांकित किसने किया है, किसने कहाँ पर लिखा कि ये बहुजन महिला इस क्षेत्र में आगे बढ़ी। हमें उन लेखिकाओं को, उन महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र से, महिलाएं संकोची होती और बहुजन महिलाएं दोगुना संकोची होती उनके ऊपर, क्योंकि समाज का दबाव जो है वो ज़्यादा होता है। उनके परिवार जो है वो नकल पर आधारित होते हैं, वो नकल करते हैं सवर्णों की, बहुत सारे परिवार। तो उसके कारण उनको जो है बहुत सारी रूढ़ियों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों को चाहिए जो थोड़े जो सच में काम करना चाहते हैं कि उन लोगों को रेखांकित करें, उनको अलग अलग जगह से जो है सामने लेके आएं, और हम ये समझें कि हमारा समाज जो है वो ज्योतिबा और सावित्रीबाई का समाज है।
हम लोगों का समाज जो है वो समाज नहीं है जो अंधविश्वास के आगे माथा टेकता है। हमारा समाज वो समाज नहीं है। ये हमारे समाज में कुछ समय से जो है प्रचलित हुई है। बहुत सारी रूढ़ियां हम लोगों के समाज में जो प्रचलित हुई हैं, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, कोई 20-50 साल पुरानी है। तो हम लोगों को अपनी जड़ों की ओर, जो हमारी जड़ें हैं, एक बहुजन समाज की जड़ें हैं, उनकी ओर, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले की ओर लौटना होगा। हम लोगों को साथ में शिक्षित होना होगा, अपने परिवार की बेटियों को शिक्षित करना होगा, और हम लोगों को जो है आर्थिक जो है उनको संसाधन, आर्थिक मजबूती देनी होगी। तो हम लोगों को जो है उसको पितृसत्ता को हमें नकारना होगा। ये सोचकर नहीं कि पितृसत्ता हमें कुछ फ़ायदा दे रही है, ये सोचकर कि पितृसत्ता जो है वो हमारी संस्कृति नहीं है, क्योंकि हम सहसत्ता वाले हैं। बहुजन समाज कहीं भी आप देखिए, क्यों ज्योतिबा जो है अपने साथ सावित्री को ले जाते हैं। हमारे सामने मिसाल है कि ये सबूत के रूप में कैसे झलकारी बाई लड़ पाती हैं, कैसे उदा देवी लड़ पाती हैं, क्योंकि हम लोगों की हमेशा से भागीदारी रही है। उस भागीदारी को खोजकर हमें लिखना पड़ेगा। हमें आर्थिक जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको रेखांकित करना पड़ेगा। उनकी आर्थिक और जो वो पशुपालन के रूप में कर रही हैं, खेतों में कर रही हैं, उन सब कामों को हमें सहेजना पड़ेगा। उनकी आर्थिक, मानसिक, सामाजिक भागीदारी को हमें रेखांकित, हमें भी सुना सुनाया ये नहीं बोल देना है कि ये महिलाएं पिछड़ी होती। हमें खुद जज करना है, हमें अपने जज खुद बनना है। अगर हम दूसरे की दृष्टि से देखेंगे तो हम अपने परिवार को नफरत करना शुरू कर देंगे। हमें लगेगा हमारे बच्चे कुछ नहीं जानते, बहुत नालायक है, पड़ोसी के बच्चे ज़्यादा जानते हैं। हमें गैलरी से बाहर देखना पड़ेगा, हमें गैलरी से बाहर देखना पड़ेगा। हमें हीरे की खान में जाकर देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे है, ज़मीन पे काम करना पड़ेगा। और देखिए कैसे ये बात साबित होती है। बाबा साहेब औरतों को साथ लेके जाते हैं, मनुस्मृति दहन करते हैं, महाड़ आंदोलन में उनको साथ रखते हैं। तो अगर वो महिलाएं पिछड़ी हुई थी तो वो कैसे लड़ रही थी? अगर वो महिलाएं पिछड़ी हुई थी तो कैसे आंदोलनों में बराबर भागीदारी कर रही थी? तो बहुजन महिलाएं हर फ्रंट पर, हर मोर्चे पर, पढ़ाई के क्षेत्र में शुरू ही नाम सावित्रीबाई से शुरू होता है, तो वो हर क्षेत्र में वो आगे थी। जिन भी समस्याओं की हम औरत के नाम पर बात करते हैं, हम सती प्रथा की बात करते हैं, हमारी समस्या नहीं है। हमारे पुरुष कभी भी इतने धकियानुसी नहीं रहे हैं कि अपनी महिलाओं को जो है वो सती होने के लिए मजबूर करें, या उनकी चेतना जो है वो उनको, अपनी पत्नियों को वो जो है साथी समझते रहे हैं। उनसे वैचारिक रूप में आप अपने अपने घरों में देखिए कि वैचारिक रूप में अपनी पत्नी से सलाह करेंगे, बच्चियों से सलाह करेंगे, माता से सलाह करेंगे, जितनी घर में उनकी स्त्री है उनकी चलती है, वो अपनी बात मनवाती हैं। तो ये जो चलना है, ये जो अपनी बात मनवाना है, ये एक सामाजिक कॉन्शियस का निर्माण करता है, एक पारिवारिक समझ का निर्माण करता है, ये मजबूती का निर्माण करता है। तो ये जो भ्रूण हत्या है, ये जो बहुत स्त्री का अंधविश्वास में डूबे रहना है, बहुत स्त्रियों का घूंघट में रहना है, हम लोगों को तो लड़ाई ये लड़नी पड़ी है कि हमें अपने स्तन ढकने हैं। हम लोगों को ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी है कि हम लोगों को जो है वो घूंघट उठाना है। हम लोगों की समस्या ये रही है कि हमें पुरुष तंग ना करें। हम लोगों की समस्या ये नहीं रही है कि हमारा दुश्मन आक्रमण कर रहा। हम लोगों की समस्या रही है कि हमें काम करना है, हमें काम करने दीजिए। हम लोगों में ये जो कंसेप्ट है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो बहुजन संस्कृति है, उस पे हमें वापस आना होगा और अपनी समस्याओं को किसी भी नारीवादी की दृष्टि से देखने से पहले अपनी मौलिक दृष्टि से देखना होगा। अपने समाज को अपनी दृष्टि से जो लोग देखते हैं उनका समाज ग्रो करता है, उनका समाज तरक्की। ये नहीं मैं बोल रही हूँ, पढ़ना चाहिए, मैं भी पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, टोनी मॉरिसन को पढ़ती हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं ज़्यादा कलर्ड वुमेन से अपने आप को जोड़ पाती हूँ। मैं माया एंजेलियो को पढ़ती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। मैं बहुत कुछ उनसे एक खुले मन से, एक विश्व नागरिक के रूप में हम ग्रो करना चाहते हैं। हमारा समाज जो है वो एक विश्व नागरिक के रूप में ग्रो करना चाहता है। हम लोग ज़्यादा मॉडर्न है, क्योंकि हम अपने आप को जो है वो दायरे में अगर रखेंगे तो हमें खुद को शोषित मानना पड़ेगा। अगर हम अपनी लोकेशन पे अपने आप को रखेंगे तो हमें पीड़ित, प्रताड़ित और बड़ा दबा ढका अपने आप को मानना पड़ेगा। तो हमें मॉडर्न होना जो है वो हमारी चॉइस नहीं है, वो हमारी मजबूरी है। हमें होना पड़ता है, हमें नए के साथ जुड़ना पड़ता है। तकनीक के साथ जुड़ने से ही हम जो है वो अपने
अपने समाज के साथ जुड़ पाते हैं, हम अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर पाते हैं जब हम उन लेखकों को पढ़ते हैं जो विकसित समाज से आते हैं। जैसे कि एक नज़रिए पे बात करती हैं, तो उन लेखिकाओं को मैं पढ़ते हुए देखती हूँ कि जरा भी उनमें हीन भावना नहीं है। या विनीफ्रे ओपरा में शो देखती थी तो मुझे लगता था कितनी मजबूत औरत है, कितनी मजबूती से अपनी बात रखती है। कितने हम लोगों के पास का मौके हैं, जब आप टीवी देखते हैं, जब आप फिल्म देखते हैं, तो वहाँ देखिए कैसी महिलाएं, वो जितनी महिलाएं हैं हम लोगों को पीछे धकेल कर आई हैं। जब सिनेमा में पैसे ना होने की वजह से कोई काम नहीं करता था, तो वहाँ पर पसमानदा औरतें काम कर रही थी, वहाँ पर बहुजन औरतें काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही उस फील्ड में पैसा आया, तो आज हमें ढूंढने से भी एक भी बहुजन स्त्री जो है वो लाइमलाइट में नहीं मिलेगी। हम भी नेपोटिज्म की बात करते हैं, लेकिन हम लोगों के भाई भतीजे हैं कहाँ पर? तो हम लोगों का समाज जो है उसको मिलकर ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों की कमोबेश जो स्थिति है वो एक जैसी है। हम लोगों के पास कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ने के अलावा और कोई तरीका ही नहीं, क्योंकि हम बराबर स्ट्रगल कर रहे हैं, हम वैचारिक रूप से हम बराबर पिस रहे हैं, डांट बराबर खा रहे हैं। हमारी समस्या, स्त्री पुरुष की समस्या जो है वो बिल्कुल एक जैसी है। थोड़ा बहुत ज़रूर फ़र्क है कि हमारे जो है पुरुष जो हैं वो बहकावे में आकर के अपने आत्मसम्मान की कमी के कारण, आर्थिक कमी के कारण वो शराब पीने लग जाते हैं या व्यसनों में डूब जाते हैं। कहीं गांव से बाहर गए, अच्छी पोस्ट पर कमा रहे हैं और अपनी गांव की पत्नी को, बहुत सारी कहानियों में ऐसा आता है, अपनी पत्नी को भुला देते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुजन स्त्री को पारिवारिक समस्याएं बहुत सारी हैं, क्योंकि वो अपने पुरुष को गहने बेचकर पढ़ने भेजती है, सहयोग करती है, बराबरी का सहयोग करती है, और उसको उतना प्रतिफल जो है वो नहीं मिल पाता है। ये भी उसकी समस्याएं हैं। ये समस्याएं हमें बड़ी प्यार से हमें देखना होगा कि कहाँ पर हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो सफ़र कर रही, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। और डोम समाज की महिलाएं दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में जब अपने पतियों को पीट सकती हैं, जब भगा सकती हैं उनको दारू पीते हुए, पसमानदा महिलाएं आगे आके बोल सकती हैं कि ये हमारा आंदोलन है, ये हमारी बात है, ये हम कहना चाहते हैं, तो हमें इस देश की बहुजन महिलाओं को समझना होगा, उनके संघर्ष को समझना होगा। और दूसरी बात कि उनको रेखांकित, उनके संघर्ष को, जिनके पास भी संसाधन हैं, उन सबको रेखांकित करना होगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से मेरे सभी साथी, जो आपने बड़ी गौर से, बड़े ध्यान से, बातें बहुत सारी हैं, बोलते कौन थकता है, मौका हम लोगों को कम मिलता है, तो जब मिलता है तो बहुत कुछ हम बांटना चाहते हैं। तो इस मंच पर आकर जय भीम कारवां की पूरी टीम का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं इस मंच से यही बोलना चाहती हूँ कि हमें जो हमारी सहसत्ता, जो हमारा सहसत्ता वाला समाज है, जिसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं, जिसमें हम ये नहीं मानते कि हमारी स्त्री कमज़ोर है, हम ये मानते हैं कि हथौड़ा चलाएगी, गाली भी देगी, पिटाई भी करेगी, उस स्त्री, उस बहुजन स्त्री को, उस सामाजिक स्त्री को सामने लाए जाने की ज़रूरत है। उसको हम पुरुष नहीं बनाएंगे, हम उसको स्त्री के रूप में ही ग्रो करने का मौका देंगे। और सारी जो भी मेरे साथ बहुत सारे मेरे साथी जुड़े हैं, आपने बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से मुझे सुना है। पता नहीं मैंने क्या क्या बोला है, और बोलते हुए रो में आदमी इतना ख्याल नहीं रख पाता है, लेकिन आप सबका सुनने के लिए यहाँ डाइवर्सिटी प्रकाशन से दुसाद सर जुड़े हैं। बहुत मतलब मैं इनको बहुत आजकल इन्हीं को पढ़ रही हूँ मैं, तो इनकी आर्थिक विश्लेषण मुझे पढ़ के हैरानी होती है, मुझे सर को पढ़ के बहुत हैरानी होती है, बहुत खुशी होती है कि इतने बड़े विचारक हैं। मेरे भाई जुड़े हैं, SPVA साइरन जुड़े हैं, आपका बहुत धन्यवाद। सीमा सिंह जुड़ी हैं, बहुत अच्छी कविता लिखती हैं। प्रहलाद दास जी जुड़े हैं, और जयराम पासवान जी मैं जुड़े देख पा रही हूँ, जिनको विपिन टाइगर जी जुड़े हैं, अपने समाज में बहुत काम भी कर रहे हैं। मेरे साथ संतोष भाई जुड़े हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, बड़े ऊर्जा से भर देते हैं जब भी मैं इनके साथ बात करती हूँ। तो ये मुझे उस जो मेरे मन में भय आते हैं ना, चरित्र की हीनता को लेके, कौन क्या बोलेगा, तो एकदम ऐसी बात बोलते हैं कि ये भाई के रूप में मुझे जो है उस पूरे दलदल से खींच के एकदम बाहर ले आते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं। और सुषमा सिन्हा दी मेरे साथ जुड़ी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और राजकमल पटेल जी जुड़े हैं, अरुणोदय कुमार जी जुड़े हैं, मेरी वाल पर अक्सर आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका होना साथी। और गौतम कुमार प्रीतम जी को मैं देख पा रही हूँ,
डॉक्टर कर्मानंद आर्य बहुत अच्छी कविता करते हैं मेरे दोस्त, बहुत, और बड़ा गर्व होता है इन पर। प्रोफेसर साहब बहुत हर चीज़ को बहुत विस्तृत रूप से लिखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनसे मैं प्रभावित होती हूँ। और राजकमल पटेल जी हैं, अक्सर मुझे मेरी वॉल पर प्रोत्साहित करते हैं। संजीव कुमार जी हैं, अक्सर बहुत सारे लोग मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि अकेला इंसान जो कुछ नहीं है, स्त्री या पुरुष होना मायने नहीं रखता है, कि अकेला इंसान ही अपने आप में कुछ नहीं है। जब तक उसका समाज उसका साथ नहीं देता है, उसके लोग उसके साथ नहीं होते हैं, तब तक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, और अकेला इंसान कोई समाज में बदलाव नहीं ला सकता है। तो ये सारे जो लोग मेरे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, संजू पॉल दी हैं, बहुत अच्छी कविता भी कहती हैं और बहुत अच्छे विचार हमेशा रखती हैं। इनको मैं पढ़ती हूँ कि और बड़े मंत्रमुग्ध होती हूँ मैं कि क्या बात बोल रहे हैं आप, मैं बड़ी खुश होती हूँ। गोपाल कृष्ण जी जुड़े हैं, जय भीम जी, और बहुत दलपत भाई जुड़े हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, ये वेबिनार कर करके अपने लोगों को साथ में लाने का काम कर रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण विषय देते हैं और बहुत ज़रूरी काम, एक छोटी सी उम्र में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं भाई। और विवास कुमार जी जुड़े हैं, इन्होंने लिखा है कि दलित आत्मकथाओं में दलित स्त्री को जिस रूप में पेश किया गया है, क्या स्त्रियाँ ऐसी होती हैं। तो साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि स्त्री को किसी रूप में बांटना ही हमारी गलती है। एक स्त्री को उसी रूप में मान लिया जाना चाहिए, स्वीकार कर लिया जाना चाहिए जिस रूप में वो अपने आप को दर्शा रही है। हमें उसके लिए खांचों का निर्माण नहीं करना चाहिए। अगर हम एक स्वर्ण स्त्री को ये छूट देते हैं कि वो अपने आप को कैसे भी एक्सप्रेस कर सकती है, तो वो छूट, स्त्री तो दलित स्त्री भी स्त्री है, मिलनी चाहिए कि वो अपने मन की बात कह सके, अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सके। ये हर व्यक्ति को, ये नहीं स्त्री को ही, हर व्यक्ति को जीवन में ये आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपनी पर्सनल लाइफ जो है अपनी आज़ादी से जी सके। शुभी जी मेरे साथ जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत होनहार विद्यार्थी हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। प्रीत अवधेश प्रीत जी सर हमारे साथ जुड़े हैं, तो बड़ी अच्छी इन्होंने टिप्पणी की है कि पितृसत्ता हमारी संस्कृति नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमारी संस्कृति सरसत्ता है। प्रभात मिलिन जी मेरे दोस्त यहाँ पर जुड़े हैं और हमेशा मुझे प्रोत्साहित, ये देश के समय में हम एक ग्रुप में थे तब से मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। बहुत धन्यवाद आपका दोस्त। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझसे स्नेह रखने वाले लोग यहाँ पर सब आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राम बहादुर प्रजापति जी जुड़े हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है। साथ ही आपने मुझे सुनने के लिए, स्त्रियों को सुनना नहीं चाहते हैं, स्त्रियों को लोग जो है सुनना नहीं चाहते हैं कि क्या बोल देगी, क्या बोल रही है। मैं चाहती हूँ कि स्त्री को सुना जाए, और उसमें भी बहुजन स्त्री को पहले सुना जाए, क्योंकि उसका जीवन अनुभव बहुत विस्तृत है। दीपंकर दीपन जी जुड़े हैं हमारे साथ, और मुझे बड़ी खुशी है, हमेशा मेरी वाल पर आते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। साथ ही बहुत शुक्रिया आपका। शंभू सुमन जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवादी हूँ। और एक कुमारी प्रतिमा कृष्णा जी कितने सालों से मेरे साथ जुड़ी हैं बहन, और हमेशा आके अपनी छोटी छोटी टिप्पणी से मेरा हौसला जो है हमेशा बढ़ाती रहती हैं। मैं एक टीम की तरह महसूस करती हूँ। और हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले आनंद सर जुड़े हैं हमारे साथ, और ये भी हमेशा मुझे अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये लेके आते हैं जब अपनी बातचीत में, तो ऐसे लगता है कि हम लोग अकेले नहीं हैं। जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारा संघर्ष अधूरा नहीं है, हमारे बहुत सारे साथी हैं। तो आप सभी साथियों का मुझे सुनने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, और सब जय भीम कारमा टीम की मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे अपनी बात कहने का मौका इस मंच से दिया गया है। और जय फाकिर मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, इस टीम के एडिटर के रूप में आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया है। और आप जैसा इंटेलिजेंस, बल्कि जीनियस आदमी, 2 जीनियस 3 जीनियस मेरे सामने इस टाइम मुझे नज़र आ रहे हैं। दुसाद सर हैं, आप हैं, तो आप लोग प्रेरणा स्रोत की तरह हैं मेरे लिए, और मैं आपसे सीखती हूँ और हमेशा सीखते रहना चाहूँगी। आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथी।